हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ, आपके ज्योग्राफी की मैम। और आप सबका ज्योग्राफी की क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। आज का ज्योग्राफी का जो सेकेंड बुक है उसका फर्स्ट लेसन जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड बुक का जो फर्स्ट लेसन है जनसंख्या, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस लेसन में हम लोग जो मेन पॉइंट देखेंगे वो, चूँकि ये लेंथी लेसन है इसलिए हम लोग पूरा आज कवर नहीं करेंगे, आधा कवर करेंगे, आधा बाद में। तो आज हम लोग केवल 2 पॉइंट देखेंगे। एक जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, ये 2 पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भारत में जनसंख्या जो है वो कितनी पाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो चीन में पाई जाती है, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा घना या घनी आबादी वाला देश जो है वो माना जाता है। भारत में जो जनसंख्या है वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इतनी जनसंख्या है, इन तीनों देशों की जनसंख्या को मिला दी जाए तो उससे भी ज़्यादा जनसंख्या भारत में पाई जाती है। भारत में जनसंख्या जो है वो ज़्यादा होने के कारण प्रायः जो यहाँ के सीमित संसाधन हैं उस पर ये जनसंख्या दबाव डालती है, क्योंकि संसाधन जो हैं भारत के क्या हैं बच्चों, सीमित हैं। तो जो यहाँ की इतनी बड़ी आबादी है वो यहाँ के संसाधनों पर क्या करती है, दबाव डालती है। और देश में इसके कारण अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के लिए क्या होती है, उत्तरदायी है। तो भारत की जो घनी आबादी है वो यहाँ के सीमित संसाधनों पर अपना दबाव डालती है, और साथ ही हमारे देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए भी क्या है, उत्तरदायी है। भारत में जनसंख्या जो आंकड़े हैं वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं, तो जनसंख्या आंकड़ों का जो स्रोत है वो है जनगणना, है ना। तो जनगणना जो है जिसके द्वारा भारत की जनसंख्या जो है वो मालूम की जाती है। ये जनगणना आप जानते ही हो कि जनगणना जो है वो जिसमें देश के लोगों की गिनती की जाती है, और ये हर प्रति 10 वर्षों के बाद होती है। ठीक है, तो जनगणना के द्वारा ही भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1872 में हुई थी, है ना। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन जो पहली संपूर्ण जनगणना थी वो 1881 में हुई। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन पूरे भारत संपूर्ण जो जनगणना थी वो 1881 में संपन्न हुई। और तब से भारत में हर 10 वर्षों के बाद जो है लोगों की क्या की जाती है, गिनती की जाती है, जिसको हम जनगणना कहते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या का वितरण है ना, वो सभी जगह एक समान नहीं है। तो जनसंख्या का वितरण भारत में सभी जगह एक समान नहीं है, है ना।
कहीं ज़्यादा जनसंख्या है तो कहीं कम जनसंख्या जो है वो पाई जाती है। यानी कुछ भाग ऐसे हैं भारत के जहाँ अधिक जनसंख्या है, तो कुछ भाग भारत में ऐसे हैं जहाँ बहुत कम जनसंख्या जो है वो पाई जाती है। वितरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत 19.9 करोड़, भारत उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 19.9 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% है ना, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% है। तो भारत का सबसे घना बसा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद और जो राज्य हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के बाद, तो उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार और फिर आता है पश्चिमी बंगाल। ये उत्तर प्रदेश के बाद राज्य है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। कुछ भारत के राज्य ऐसे हैं जिनको हम अगर मिला दें इन चारों राज्यों के साथ, यानी यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल के साथ, यदि उन राज्यों की जनसंख्या को हम मिला दें तो भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं राज्यों में है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है ना, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है। ठीक, इन राज्यों को अगर हम बिहार, बंगाल और यूपी के साथ मिला दें तो भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं राज्यों में निवास करती है। यानी 76% भारत की जनसंख्या इन्हीं राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या का वितरण जो है बच्चों बहुत ही असमान है ना। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो आकार में तो बहुत बड़े हैं, उनका आकार बड़ा है, लेकिन जनसंख्या आकार की दृष्टि से बहुत कम पाई जाती है। जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर, जहाँ केवल 1.04% जनसंख्या पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश, जहाँ 0.84% जनसंख्या पाई जाती है। उत्तराखंड, जहाँ 0.83% जनसंख्या पाई जाती है। तो ये तीनों राज्य अगर हम आकार की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो तीनों राज्य आकार में बहुत बड़े हैं, लेकिन आकार की तुलना में यहाँ जनसंख्या जो है वो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये है बच्चों भारत की जनसंख्या का असमान वितरण। ठीक, अब चलते हैं कि भारत में अगर हम इस मैप को देखें तो इस मानचित्र में भी जनसंख्या का जो वितरण है वो सभी जगह एक समान नहीं है। ये है हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ भारत की सबसे ज़्यादा आबादी क्या है, पाई जाती है ना। उत्तर प्रदेश के अलावा और किन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है? तो वो है बिहार, पश्चिमी बंगाल, ठीक, और इधर है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों में भारत में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इधर अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ये उत्तराखंड है, यहाँ जनसंख्या कम है। जबकि ये राज्य आकार की दृष्टि से क्या हैं, बड़े हैं, इनका आकार बड़ा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या यहाँ क्या है, बाकी राज्यों से कम पाई जाती। तो ऐसा क्यों है बच्चों कि कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम जनसंख्या निवास करती है? तो उसके कुछ कारण हैं। वो कौन से कारण हैं जो इसको प्रभावित करते हैं? तो वो है आपके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो
तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें मुख्य रूप से 4 हैं। एक है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सामाजिक कारक और चौथा है ऐतिहासिक कारक। ठीक है। भौतिक कारक में कई सारे कारक हैं, जैसे उच्चावच है, जलवायु है, मृदा है, खनिज है ना। उसी तरह आर्थिक कारण में भी वो क्रियाएं हैं। 2 तरह की क्रियाएं आती हैं आर्थिक कारक में, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। ठीक, ये वो कारक हैं जो जनसंख्या के असमान वितरण को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख लेंगे भौतिक कारक। भौतिक कारक कैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है बच्चों? तो भौतिक कारक में उच्चावच और जलवायु है ना, इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा जनसंख्या वितरण को पड़ता है। तो जहाँ पर समतल भूमि हो, समतल उपजाऊ भूमि हो, पर्याप्त वर्षा हो, ऐसे क्षेत्रों में भारत में प्रायः सघन जनसंख्या पाई जाती है ना। जैसा समतल उपजाऊ भूमि हो, पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। और यही कारण है कि जो हमारा ये उत्तरी भारत का जो मैदानी भाग है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि ये समतल उपजाऊ मैदानी भाग भी हैं और यहाँ वर्षा भी क्या होती है, पर्याप्त होती है। इसके अलावा भारत के डेल्टाई जो भाग है, नदियों के डेल्टाई भाग और जो समुद्र तटीय मैदान में ये है आपका केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है ना, और बंगाल है। इन तटीय भागों में, समुद्र तटीय भागों में भी जनसंख्या जो है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ की ज़मीन कैसी है, समतल है और पर्याप्त वर्षा होती है। वहीं दूसरी ओर भारत में उन भागों में जनसंख्या कम पाई जाती है जहाँ का धरातल, ज़मीन कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, पर्वतीय क्षेत्र है और जल विहीन रेतीली और पथरीली भूमि जहाँ पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। तो जहाँ ऊबड़ खाबड़ धरातल है, पहाड़ी भाग हैं जहाँ पानी बहुत कम मिलता है, रेतीली ज़मीन जहाँ है, पथरीली भूमि जहाँ है, ऐसे भाग जो हैं वो जनसंख्या को अपनी ओर कम आकर्षित करते हैं। इसलिए उन भागों में जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे भारत में हिमालय का क्षेत्र और राजस्थान के शुष्क भाग, जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं है ना, और यहाँ रेतीली ज़मीन पाई जाती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है। तो भौतिक कारक में ये 2 मेन कारक है, उच्चावच और जलवायु, जो जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या भौतिक कारक में मृदा यानी मिट्टी और खनिज ये भी प्रभावित करते हैं। हमने भी बताया कि जहाँ समतल उपजाऊ भूमि होगी, तो जहाँ उपजाऊ भूमि होगी यानी उपजाऊ मिट्टी होगी, विशेषकर मैदानी भागों में, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। खनिज कैसे प्रभावित करते हैं? जहाँ खनिजों के भंडार होंगे, खनिज निकाले जाते हैं, लोहा, कोयला है ना, ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या ज़्यादा पाई। तो झारखंड वगैरह में, छोटा नागपुर के पठार में जनसंख्या ज़्यादा होने का कारण है कि यहाँ खनिज बहुत पाए जाते हैं। अब चलते हैं उसके बाद दूसरा कारक कौन सा आता है बच्चों? ये है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में वो क्रियाएं आती हैं, 2 तरह की क्रियाएं आती हैं, एक है द्वितीयक क्रिया और दूसरा है तृतीयक क्रिया है ना। द्वितीयक क्रिया जिसमें उद्योग वगैरह आते हैं और तृतीयक क्रिया जिसमें परिवहन वगैरह आते हैं। तो ये वो कारक हैं जो जनसंख्या को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
कैसे करते हैं? क्योंकि इस तृतीयक और तृतीयक क्रियाएं जो हैं उनके वो औद्योगिकरण और नगरीकरण को क्या करती हैं? बढ़ावा देती हैं, है ना। नगरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा देती हैं, जिसके कारण, है ना, गांव और नगर शहरों के लोग जो हैं इन औद्योगिक केंद्रों की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या का जो जमाव है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो आर्थिक क्रिया में दो क्रियाएं हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं, जो जनसंख्या वितरण को क्या करती हैं बच्चों? प्रभावित करती हैं। तो हमारे जो मुंबई है, कोलकाता है और दिल्ली है ना, ये शहर जो हैं वो घने बसे इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण, है ना, यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में अधिक जनसंख्या होने का कारण है वो है आर्थिक कारक। और आर्थिक कारक में क्या है? द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं, जिसके कारण ही यहाँ घनी जनसंख्या जो है वो पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा ये हो गया आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के बाद तीसरा कारक हमने बताया सामाजिक कारक, है ना। और चौथा कारक क्या है? ऐतिहासिक कारक। सामाजिक कारक वो होता है जहाँ, है ना, व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जहाँ उसे शांति और सुरक्षा, है ना, प्राप्त होती है। ऐसे भाग में भी, ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि लोग जो हैं सुरक्षा और शांति चाहते हैं। तो जहाँ भारत में ज़्यादा लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं जिन क्षेत्रों में, वहाँ आबादी भी ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद चौथा कारण है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में है जैसे कि युद्धबंदी है ना, या जो शरणार्थी होते हैं उनके आने से भी जनसंख्या में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है, यानी उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती। तो ये वो कारक है जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब चलते हैं जनसंख्या वितरण के बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या का घनत्व क्या है? किसको बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व? तो जनसंख्या का घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इसको कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक। भारत में जैसे जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है, ठीक उसी तरह जनसंख्या का घनत्व भी एक समान नहीं है। कहीं ज़्यादा घनत्व है तो कहीं पर कम घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व था 382। कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या के घनत्व में, है ना, भारत में जनसंख्या के घनत्व में स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। स्थानिक मतलब हर स्थान पर, हर क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में। वहीं बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 11,106 किलोमीटर, यानी 1106 किलोमीटर। पश्चिमी बंगाल में कितना है? पश्चिमी बंगाल में जनसंख्या का घनत्व है 1028। और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व है
829 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये तो अपने उत्तर भारत में जनसंख्या का घनत्व है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में भी जनसंख्या के घनत्व में अंतर पाया जाता है। दक्षिण भारत में केरल में जनसंख्या का घनत्व है 860 प्रति वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु में है 555 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी देखा जाए तो दक्षिण भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा केरल में है और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है जनसंख्या का घनत्व, तो वो है आपका बिहार में, जहाँ 1106 है। और दक्षिण भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी तरह बच्चों अगर हम भारत के केंद्र शासित राज्यों में देखें तो केंद्र शासित राज्यों में भी घनत्व में अंतर पाया जाता है। अगर हम अंडमान और निकोबार को छोड़ दें तो बाकी जितने भी केंद्र शासित राज्य है वहाँ जनसंख्या का घनत्व उच्च है, उच्च यानी अधिक पाया जाता है। केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या का घनत्व जो है वो कम पाया जाता है। तो ये है बच्चों आज का हमारा ये जनसंख्या का लेसन, जिसमें आज हम लोगों ने केवल 2 पॉइंट्स देखे हैं। एक है आपका जनसंख्या का वितरण और दूसरा हमने देखा आज जनसंख्या का घनत्व, और बाकी जो वृद्धि और संगठन है यह हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। इस मानचित्र में मैंने आपको कुछ दिखाना है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य है वो है बिहार, ये उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच में, जहाँ जनघनत्व कितना है बच्चों 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जहाँ है वो है ये अरुणाचल प्रदेश, चीन की सीमा से लगा, जहाँ कितना जनघनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है, तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है, इस केरल में। केरल में कितना है 860 है ना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपको मैं इस लेसन से कुछ काम देती हूँ, होमवर्क, जो आप कर लीजिएगा और करने के बाद वो मुझे उसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिएगा। तो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। आपको ये वीडियो में मिल जाएगा, जो हमारा ये नोट्स है, आप इसी नोट्स से देखकर अपने मोबाइल से वीडियो से देख लीजिएगा और इसका आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। हम लोग जल्द ही दूसरे वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद।